Hello everyone, welcome back for the video number 5 of unit number 3. So till now we have completed this slide. Now we are moving forward. What are open-ended and closed-ended funds? देखो क्या होते हैं ओपन एंडेड क्लोज एंड फंड. इक्विटी फंड और एनी म्यूचुअल फंड स्कीम फॉर दैट मैटर, मतलब हम किसी भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम में देख सकते हैं दैट आइदर कैन बी ओपन एंडेड फंड और क्लोज एंडेड फंड. दो तरीके के फंड्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे, या तो वो ओपन एंडेड होंगे या फिर वो क्लोज एंडेड होंगे. दोनों में क्या डिफरेंस होगा, हम डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं. An open-ended scheme allow the investor to enter and exit at his convenience anytime except under certain condition. क्या बोलना चाह रहा है? ओपन एंडेड स्कीम में इन्वेस्टर को अलाउ किया जाता है वो कभी भी एंटर हो जाए, कभी भी एग्जिट हो जाए, जब वो चाहता है उसकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, एनी टाइम एक्सेप्ट अंडर सर्टेन कंडीशन. कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होंगी जिसको उसे फुलफिल करना पड़ेगा, अदरवाइज वो कभी भी इस चीज को छोड़ के निकल सकता है. ओके, where a close-ended scheme restrict the freedom of entry and exit. ठीक है, यहाँ रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा कि आप किस तरीके से कब आ रहे हो कब जा रहे हो. ऐसा नहीं कि आप कभी भी आ सकते हो कभी भी जा सकते हो, नहीं. थोड़ा सा सिस्टमेटिक चीजों को समझना पड़ेगा. ठीक है, क्लोज एंडेड स्कीम के अंदर आपको कभी भी एंट्री एग्जिट नहीं दी जाएगी. ओपन एंडेड में जब आप चाहो आ सकते हो जा सकते हो. कैसे, हम आगे समझेंगे. whenever a new fund is launched by an AMC, जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है, जब भी वो नया ऑफर लेके आती है, न्यू फंड ऑफर लेके आती है, इट इज नोन एज न्यू फंड ऑफर, है ना. न्यू स्कीम लाती है कि भाई अब आप इसमें पैसा लगाओ, तो उसे नाम दिया गया है न्यू फंड ऑफर. जैसे कि हम स्टॉक मार्केट के अंदर देखते हैं कि न्यू वर्ड आता है आईपीओ, है ना. तो स्टॉक्स के लिए हम देखते हैं आईपीओ. उसी तरीके से हम जब म्यूचुअल फंड स्कीम्स के लिए देखते हैं न्यू फंड, तो वहां पे आता है न्यू फंड ऑफर. तो यूनिट्स आर ऑफर टू इन्वेस्टर एट द पार वैल्यू. पार वैल्यू के ऊपर यहाँ पे यूनिट्स ऑफर की जाती है एट द टाइम ऑफ एनएफओ. Now, in case open-ended scheme, investor can buy the units even after the NFO period is over. जब न्यू फंड ऑफर का जो टाइम पीरियड दिया गया था, आपने मान लो तब भी परचेज नहीं किया, ठीक है, तो ओपन एंडेड स्कीम में तो ओपन है सर, कभी भी आओ कभी भी खरीद सकते हो. जो भी एनएवी अवेलेबल होगी नेट एसेट वैल्यू, उसके ऊपर आप परचेज कर सकते हो. बट क्लोज एंडेड में ऐसा नहीं होता है. ठीक है, ओपन एंडेड में तो फुल ओपन है. ठीक है, तो व्हेन द फंड सेल यूनिट्स, the investor buy the units from the fund. When the investor wishes to redeem the units, the fund repurchase the units from the investor. क्या बोलना चाहता है, कहता है कि when the fund sells unit, फंड मतलब जो पर्टिकुलरली म्यूचुअल फंड की बात हो रही है, जब वो यूनिट बेचना चाहता है, इन्वेस्टर बाय कर सकता है. किससे? डायरेक्टली फ्रॉम द फंड. वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली फ्रॉम द फंड. when investor wishes to redeem the unit, जब भी इन्वेस्टर चाहता है कि देखो मुझे तो अपनी यूनिट्स वापस बेचनी है, तो उस कंडीशन में जो फंड है, जो आपका यहाँ पे म्यूचुअल फंड है, वो आपकी यूनिट्स को रीपर्चेज कर लेगा आप ही से. ठीक है, इन्वेस्टर से. दिस कैन बी डन इवन आफ्टर द एनएफओ हैज क्लोज. ये पॉसिबल है एनएफओ क्लोज होने के भी बाद में. द बाय एंड द सेल यूनिट कैन टेक प्लेस एट नेट एसेट वैल्यू डिक्लेयर्ड बाय द फंड. जो भी एनएवी होगी उस टाइम पे, उस पे आप अपने यूनिट्स को सेल कर सकते हो. दिस इज द पॉसिबिलिटी इन ओपन एंडेड फंड स्कीम. ये आप ध्यान रखना, यहाँ ओपन एंडेड स्कीम की बात हो रही है, हम ओपन एंडेड के क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, तो ओपन एंडेड स्कीम के अंदर ही ऐसा पॉसिबल है, क्लोज एंडेड में ऐसा पॉसिबल नहीं है. ओके, हम बात करते हैं आगे की कि क्लोज एंडेड में ये चीज कैसे होगी. सी, the freedom to invest after NFO period is over is not there in close-ended scheme. Close-ended scheme के अंदर ये चीज पॉसिबल नहीं है. ठीक है ना, क्लोज-ended scheme जब हम बात कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि यहाँ वो मना कर रहा है, यहाँ आप ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पे अपने अलग रूल है. ओके, नाउ इन्वेस्टर हैज टू इन्वेस्ट ओनली ड्यूरिंग NFO period, that is as long as NFO is on और द स्कीम इज ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन. एक टाइम लिमिट होती है, 10 दिन 15 दिन 12 दिन, जो भी टाइम मिल दिया गया आपको, उस टाइम पीरियड में आप न्यू फंड ऑफर के थ्रू अगर आप परचेज कर रहे हो, तो वो आपका क्लोज एंडेड स्कीम के अंदर पॉसिबल है. अदरवाइज फिर उसके बाद आप यहाँ पे
क्लोज एंडेड स्कीम के यूनिट्स को परचेज नहीं कर सकते। वंस एनएफओ क्लोजेस, न्यू इन्वेस्टर कैन नॉट एंटर। अब न्यू इन्वेस्टर यहाँ नहीं आ सकते। नॉर कैन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर एग्जिट, आप छोड़ के भी नहीं जा सकते। टिल द टर्म ऑफ द स्कीम कम्स टू एन एंड, जब तक स्कीम की जो टर्म रखी गई है वो खत्म नहीं हो जाती। However, in order to provide entry or exit option, close-ended mutual fund list their schemes on stock exchange। ये क्या बोलना चाहता है? कहता है सर देखो ऐसा है कि अब हम आपकी प्रॉब्लम को थोड़ा सा अलग तरीके से सोल्यूशन करते हैं। क्या सोल्यूशन करते हैं? हम एक काम करते हैं, जैसे शेयर्स की लिस्टिंग होती है, जिस तरीके से हम शेयर्स की लिस्टिंग चेक करते हैं, ठीक है, शेयर्स की लिस्टिंग जो अगर आप देखते हो कि हम जो स्टॉक्स हैं, ठीक है, जो शेयर्स हैं हमारे, है ना, उनकी जो लिस्टिंग होती है कहाँ पे? सर स्टॉक एक्सचेंज पे। तो ये हम समझ चुके हैं प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट के अंदर कि अगर एक बार शेयर आईपीओ के थ्रू जब आता है तो उस सिचुएशन में कंपनी अपने शेयर्स एक बार इशू करती है, कंपनी दोबारा नहीं खरीद रही है। अब आप सेकेंडरी मार्केट में जाओ और अपने शेयर किसी भी दूसरे इन्वेस्टर को बेच दो, इन्वेस्टर अगर रेडी है परचेज करने के लिए दूसरा, तो आप उसको बेच सकते हो थ्रू ब्रोकर, ठीक है। सिमिलरली क्लोज एंडेड स्कीम के अंदर भी ऐसा होता है कि ये लोग क्या करते हैं, अपने क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड को लिस्ट करवा लेते हैं, कहाँ? स्टॉक एक्सचेंज पे। अब यहाँ पे जो फंड हाउस है वो तो आपकी यूनिट्स को दोबारा नहीं खरीदेगा, ये तो पक्का है, ठीक है। जैसे अपन बात कर रहे थे, दोबारा से उसको समझते हैं, ये ओपन एंडेड की बात करते हैं। ओपन एंडेड के अंदर क्या था? जो फंड हाउस है आपका, वही आपको यूनिट्स बेच रहा है, और आप जब भी वापस बेचना चाहोगे तो आप यही यूनिट्स वापस इन्हीं को देके आ जाओ, ये खरीदने को तैयार बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्लोज एंडेड में क्या कह रहा है? फंड हाउस कह रहा है कि मैंने आपको एक बार यूनिट्स बेच दी, तो अब मेरे पास तो मत आना, लेकिन मैं एक सोल्यूशन करूंगा कि मैं इस यूनिट को जाके लिस्ट करवा लूंगा। कहाँ? स्टॉक एक्सचेंज पे। एक बार ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो गया तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि अब आप स्टॉक एक्सचेंज, जो कि सेकेंडरी मार्केट भी कहलाता है, आप यहाँ पे कोई और इन्वेस्टर अगर अवेलेबल हो और वो अगर आपसे परचेज करना चाहता है, तो आप एक काम करना, यूनिट्स आपस में एक्सचेंज कर लेना, बेच लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फंड हाउस फ्री हो गया यहाँ से, फंड हाउस ने कहा कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। ओके, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। नाउ दिस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर to buy and sell the units from each other। अब यहाँ इन्वेस्टर नंबर 1, इन्वेस्टर नंबर 2, ये दोनों मिलके जब चाहे एक दूसरे को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम वाली बात, ठीक है। दिस इज जस्ट लाइक बाइंग सेलिंग शेयर्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। जैसे शेयर्स खरीदना बेचना होता है, वैसे ही आप इसे भी बेच और खरीद सकते हैं, प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। क्लियर? नाउ दिस इज डन थ्रू अ स्टॉक ब्रोकर and the outstanding unit of fund does not increase in this case since the fund is itself not selling its unit। कह रहा फंड हाउस ने तो मान लो इनिशियली अगर 1 करोड़ यूनिट सेल की थी तो वो 1 करोड़ ही है सर, क्योंकि इन्वेस्टर्स के बीच में एक्सचेंज होने से ही फंड हाउस की यूनिट्स इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होने वाली हैं। ओके, सो नाउ दिस इज डन, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज व्हाट आर इक्विटी ओरिएंटेड फंड। हम अगर इक्विटी ओरिएंटेड फंड की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो जरा देखो, द इक्विटी फंड इज अ म्यूचुअल फंड स्कीम दैट इन्वेस्ट प्रीडोमिनेंटली इन इक्विटी स्टॉक। ये लोग मैक्सिममली इक्विटी स्टॉक्स के अंदर ही इन्वेस्ट करते हैं। इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, एज पर करंट सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन, एन इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम मस्ट इन्वेस्ट at least 65% of the scheme's asset in equity or equity related instrument। क्या कहना चाहता है सर? अगर आप इक्विटी ओरिएंटेड फंड की बात कर रहे हो, इक्विटी फंड की बात कर रहे हो म्यूचुअल फंड स्कीम में, तो ये लोग मिनिमम 65% जितना भी पैसा, जितनी भी असेट्स उनके पास अवेलेबल है, वो इक्विटी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, तभी ये इक्विटी फंड कहलाएंगे, अदरवाइज नहीं। ओके, नाउ इक्विटी ओरिएंटेड फंड रिस्क पिरामिड। देखो एक सिंपल चीज मैं आपको बताऊं, इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस होंगे कि सर ये आपने सही नहीं बताया, ठीक है। इसे मैंने स्पेसिफिकली जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली पिक किया है, ठीक है।
तो इसीलिए आपको मैंने यहाँ इस पिरामिड को दिया है। अगर आप गूगल पे जाएंगे या कहीं और आप देखना चाहेंगे तो इसके अलावा भी ये पिरामिड आपको डिफरेंट वे में मिल सकता है, ठीक है, और इससे ज्यादा ऑप्शंस मिल सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द सिलेबस कंटेंट मुझे इतना ही एक बार आपको बताना है। अगर मैं सब कुछ कवर करने की कोशिश करूंगा तो म्यूचुअल फंड इट्स नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट विद इन स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। तो हमें स्पेशल टाइम के अंदर कंप्लीट करना है, तो जो मुझे वहां मिला, जो मुझे पिरामिड वहां दिखा, मैं उसी पिरामिड के अंदर आपको यहाँ पे कंटिन्यू करवाऊंगा, ठीक है। चलो, सबसे पहले आपको क्या करना है, इंडेक्स फंड। देखो पिरामिड में समझना कि जो लो पे है उसकी रिस्क सबसे कम रहेगी, ठीक है, जो सबसे ऊपर बैठा है इसकी रिस्क सबसे ज्यादा हाई रहने वाली है, ठीक है। इंडेक्स फंड होते क्या है समझने की कोशिश करते हैं पहले, इन चारों को समझेंगे और चारों की रिस्क कम और ज्यादा कैसे होती है इस बात को भी समझेंगे, ठीक है। सी व्हाट इज इंडेक्स फंड। जब हम इंडेक्स फंड की बात कर रहे हैं तो क्या कहना चाह रहा है, कहते हैं इंडेक्स फंड इन्वेस्ट इन स्टॉक कंप्राइजिंग इंडाइसेस सच एज निफ्टी 50 व्हिच इज अ ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स कंप्राइजिंग 50 स्टॉक्स। जैसे कि आपको पता है निफ्टी 50 जो है वो इंडिया की टॉप कंपनीज के स्टॉक्स को लेके बैठा है और उसी की बेसिस पे निफ्टी 50 का इंडेक्स बनाया गया है। नाउ देयर कैन बी अ फंड ऑन other indices where the large number of stocks such as Nifty Mid Cap 100 or Nifty 100, if the investment is spread across the large number of stocks. In India, today we find many index funds based on the Nifty 50 index, which comprise large liquid blue chip 50 stocks. देखो कहना क्या चाहता है, हमारे पास ऐसे बहुत सारे इंडाइसेस हैं। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज पे जाके डीमैट अकाउंट के थ्रू देखेंगे तो आपको बहुत सारे इंडाइसेस मिलेंगे, ठीक है। सारे समझने पॉसिबल नहीं है, बट हाँ एक बार के लिए अपन दो मेन जो हैं वो समझ लेते हैं, ठीक है। एक तो निफ्टी 50 है जो एनएसई का मेन इंडेक्स है, और एक है सेंसेक्स जो बीएससी का मेन इंडेक्स है, ठीक है। इसमें टॉप 50 कंपनीज ऑफ जो है इंडिया की वो आती हैं, और इसमें टॉप 30 कंपनीज इंडिया की आती हैं, ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं म्यूचुअल फंड वाले, वो लोग उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, अपने को पैसा तो लगाना ही है, क्यों ना एक काम करें इंडेक्स में ही पैसा लगा दें। अभी ना इंडेक्स में कभी भी डायरेक्ट पैसा नहीं लगता, लॉजिकल समझना, इंडेक्स में कभी पैसा नहीं लगता, ठीक है। जो कह रहा है मैं सेंसेस में इन्वेस्ट करूँ वो डायरेक्ट नहीं कर रहा, वो क्या कह रहा है कि सर मैं इंडेक्स की कंपनीज में इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है। तो एक्चुअल तो ये हो रहा है, जैसे मान लो टॉप 50 कंपनीज के अंदर म्यूचुअल फंड को इन्वेस्ट करना है, तो इन्होंने बहुत क्लियरली प्लान किया कि सर टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, ओके एक काम करते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके पूरे 50 कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, जो भी उनको जिस अकॉर्डिंग करना है, किसमें कम किसमें ज्यादा, सब चीजें क्लियर कर ली। अब हुआ क्या, जब जब टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करना था कर दिया। अब मान लो कि एक कंपनी जो 45th नंबर पे चल रही थी, ठीक है, इसको लॉस हो गया और ये टॉप 50 से बाहर हो गई। तो जब ये बाहर होगी तो कोई और कंपनी अंदर आ जाएगी 45th नंबर पे या 50th नंबर पे, जो भी नंबरिंग नीचे ऊपर हो सकती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में कोई और कंपनी इसमें आ जाएगी। तो अब ये म्यूचुअल फंड क्या करेगा, ये जो बाहर गई इसकी कंपनी के शेयर को करेगा सेल, और जो अंदर आई है उसके शेयर करेगा बाय, ठीक है। ये चीज एक सिस्टमेटिक वे में चलती है जो हम इंडेक्स फंड में देखते हैं, ओके। दिस इज द थिंग। नाउ नेक्स्ट इज ट्रैकिंग एरर। The difference between the return generated by the benchmark index and the index fund is known as tracking error. अब ये कहना चाहता है कि भाई जो बेंचमार्क इंडेक्स है, बेंचमार्क इंडेक्स मतलब जो भी इंडेक्स आपका यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी 50, और एक हमारा जो इंडेक्स फंड जो म्यूचुअल फंड ने ये बनाया था, ठीक है, इन दोनों की रिटर्न में डिफरेंस आता है। अगर ये आपको 16% अर्न करके दे रहा है पर एनम, तो ये हो सकता है आपको 15 ही कमा के दे रहा हूँ पर एनम। ये डिफरेंस आता है, और ये डिफरेंस ही जो है ये होता है ट्रैकिंग एरर। ये कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द रिटर्न जनरेटेड बाय बेंचमार्क इंडेक्स एंड इंडेक्स फंड इज कॉल्ड, by definition tracking error is the variance between daily returns of underlying index and the NAV of the scheme over a given period of time. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सर ऐसा होता क्यों है, इन दोनों में डिफरेंस क्यों है, जब हम उसी सेम इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डिफरेंस क्यों बन रहा है, ठीक है। इस डिफरेंस को हमें डिस्कस करना है, बट इस डिफरेंस को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।